आपको साइंस का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। अब इसमें देखिए आपका ये पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है पेपर में, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। और फिर आपका ये पहले इसमें फिजिक्स का पार्ट होगा पेपर में। खंड अ जो होता है आपका भौतिक विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण जो होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी, ऊपर की ओर होगी बेटा। इसमें पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी, यानी कि अपवर्ड। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के समय क्या हो जाता है? परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। और चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, या आप कह सकते हो काटती नहीं है। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका अपवर्तनांक उच्चतम है। तो सबसे उच्चतम अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा होता है वो पदार्थ, जो एक अधातु है। कार्बन का अपर रूप है ये ग्रेफाइट और हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, अभिकथन और कारण। आपको अभिकथन और कारण दिया गया, आपने देखना है कि दोनों सत्य है या दोनों असत्य है, या एक सत्य है दूसरा असत्य है, ये आपको चेक करना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन होंगे आपके। अब देखिए ये फर्स्ट है आपका अभिकथन। इसमें है, वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। तो ये बिल्कुल बात सही है। वोल्ट मीटर को हम सदैव क्या करते हैं? उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपको कि वोल्ट मीटर को सदैव हम किस क्रम में संयोजित करते हैं? तो वो आएगा पार्श्व क्रम में। ठीक है, ये याद रखना आपको। और उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच हमें विभवांतर मापना होता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर। ये क्वेश्चन भी बनता है। आपने देखा एक ही लाइन में दो क्वेश्चन पहले से बने हुए छोटे छोटे 1 नंबर के। विभवांतर की माप एमीटर द्वारा की जाती है। ये गलत है, क्योंकि विभवांतर की माप वोल्ट मीटर द्वारा की जाती है। ये अभी लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर से क्या मापना होता है हमें? विभवांतर। तो पहला आपका सत्य है और दूसरा असत्य है। तो ये किस ऑप्शन में रहेगा? ये ऑप्शन नंबर सी में रहेगा। इसके बाद है आपका, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह जो होते हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसलिए उसे विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है, एक बड़े स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, तो हम बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का अगर हम उसको संग्रह मान ले, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। तो जो प्रकाश आएगा बेटा हमारे नेत्रों में, वो क्या होगा? कुल परिवर्तन का औसत मान उसका 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं? क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर है। और ये किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और ये ग्रह कब क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि ये ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, एक विस्तृत स्रोत की भांति हम इसे मान सकते हैं। ये आपका है। अगला है आपका 7th क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये कितना हो गया? F बराबर, इसको हम -x ले रहे हैं, -80 सेंटीमीटर हो गया ये हमारा, जहाँ x जो है दूर बिंदु की दूरी है। अब हमें निकालनी है लेंस की प्रकृति तथा क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? P = 1/f। ये पिछले प्रैक्टिस पेपर में भी आया था, आपने देखा होगा। तो इसको सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो हम बटे में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। तो ये बन गया 0.8 मीटर। अब यहाँ नीचे लगा दिया 1/f है, तो 1/f की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने। तो आंसर आपका आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे, 1.25 डायोप्टर। लेंस की क्षमता याद रखनी है, ये भी आ सकता है आपका, क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। चूंकि लेंस की क्षमता क्या आई हमारे पास? नेगेटिव आई, अतः लेंस की प्रकृति क्या होगी? अवतल लेंस होगी। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन भी बन गया कि निकट दृष्टि दोष दूर
करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। और अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का। ये आपने याद रखना बेटा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, जिसमें मतलब आपको 3 सेल लगाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो यहाँ पे 2 वोल्ट के 3 है तो ये टोटल बन गई 6 वोल्ट की बैटरी। और इसमें क्या है, एक 5 ओम प्रतिरोधक है, 8 ओम का प्रतिरोधक है और एक 12 ओम का प्रतिरोधक है तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो ये हमने क्या करा, सभी श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं। एक की लाइन का मतलब होता है श्रेणी क्रम में। 3 प्रतिरोधक लगाए हैं हमने यहाँ पे। ये कुंजी होती है, कुंजी को हम स्विच कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी ही कहलाती है। और प्रतिरोध आपका मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये हमने लगाना था श्रेणी क्रम में, इसको हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट जो और करके आया ये पूछ रहा है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेगी कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम तथा 4 ओम हो। तो ये कैसे निकलेगा, हमें जब निकालना है 9 ओम तो ये निकलेगा, पहले को हम क्या लगाएंगे, 2 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में तथा तीसरे प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में लगाना होगा, क्योंकि तीनों का क्या है 6 ओम है। तो कैसे सोल्व होगा ये देखो, मैं आपको सोल्व करना बताती हूँ। ये पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये तो हमने करना है कि संयोजन दिखाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार आप संयोजित करेंगे कि उसमें 9 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो इसको आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। और 4 ओम प्रतिरोध हो तो किस तरह से आप जोड़ेंगे। अब इसको मैं करके दिखाती हूँ कि 9 ओम किस तरह से आता है। हमने कहा कि 2 हम प्रतिरोधों को किस में लगाएंगे, पार्श्व क्रम में। जब भी पार्श्व क्रम में लगाया जाता है तो बाय में लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 2 प्रतिरोधों को तो एलसीएम आया 6, यहाँ पे 6 1 जा तो ये आ गया आपका 1 आ गया यहाँ पे, और ये 6 1 जा तो ये भी आपका 1 आ गया यहाँ पर। तो 2/6 कितना आया, 1/3। अब ये 1/3 आपका आया है प्रतिरोध। तो ये आपने क्या करना होता है, उलटना होता है, क्योंकि ये 1/r आया है, 1/r। तो इसमें r आपका आ गया 3 ओम आ गया यहाँ पे। प्रतिरोध जो है आपका, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और अब हमने कहा एक को हम किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। तीसरे प्रतिरोध को किस में लगाना होगा, श्रेणी क्रम में। ये 2 को पार्श्व क्रम में जोड़ने से हमारे पास 3 ओम आया, और श्रेणी क्रम में जो लिखते हैं तो सीधा लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं हम। तो 3 और 6 कितना हो गया, 9 ओम हो गया। अगर क्वेश्चन आए तो बेटा आप इस तरह सोल्व करेंगे। और यहाँ हमने 4 ओम जब प्राप्त करना है तो हम 2 को किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे, और 1 को किस में लगाएंगे, पार्श्व क्रम में। ऐसे आप ये सोल्व कर सकते हो। 6 + 6 और प्लस में फिर जो आंसर आएगा प्लस में 1/6 वाला आप सोल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की, W मतलब वाट होता है, की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है, उपभुक्त होती है, तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो अधिकतम तापन की स्थिति में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान प्रकलित कीजिए। देखो अब अधिकतम तापन दर में कितने वाट की है, विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए कितने वाट की दर से ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है, 840 वाट। तो ये हमने लेना है क्योंकि अधिकतम तापन की स्थिति में पूछा है, विद्युत धारा और प्रतिरोध निकालना है। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे हम विद्युत धारा के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, P बराबर है VI, क्योंकि यहाँ पे हमें P भी पता है और यहाँ पे हमें V भी पता है। V मतलब वोल्टेज होती है, वोल्ट हो गया ये, ठीक है। वोल्टता जो है इसकी 220 वोल्ट है। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले का यूज करेंगे। हमें निकालना है विद्युत धारा, I जो होता है वो है आपका विद्युत धारा। तो आपने I निकालना है तो P/V हो गया। P की वैल्यू पुट कीजिए 840 और ये V की वैल्यू है 220, ये नीचे पुट कीजिए और काट पीट के ये आपका आंसर आ गया 3.82 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये मात्रक भी बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ये आपको याद रखनी है। पावर मतलब शक्ति है, यहाँ पे एक पावर थी, लेंस में जो होता है वो क्षमता होती है, और यहाँ पे है पावर शक्ति। जब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी वाले जो लेसन आएगा इसमें विद्युत शक्ति है तो इसका मात्रक होता है वाट, और
विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और वी विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ये आपको याद रखने हैं सारे मात्रक, क्योंकि ये इस पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो R बराबर है, अब आपने निकालनी है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस। R बराबर है V/I। ये आपको याद रखना है। ये कैसे आया बेटा? ये ओम के नियम से आया। हम कहते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V बराबर क्या होता है? IR। तो R क्या हो गया? V/I। ठीक है, ये इसके बाद हम लिख सकते हैं V बराबर IR, तो R बराबर है V/I। V की वैल्यू पुट कर दो, 220 वोल्ट थी यहाँ पे, और I जो है हमने कैलकुलेट किया 3.82, वो यहाँ पे पुट कीजिए। तो इससे आपका कैलकुलेशन करने के बाद आपका R निकल आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज प्राप्त कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, जो बिंब का मतलब है यहाँ पे वस्तु, उसकी हाइट कितनी है? 2.0 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी कितनी है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। और मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। अब बिंब की जो वस्तु की लेंस से दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर, जिसको हम U से डिनोट करेंगे। वस्तु की जब लेंस से दूरी होगी उसको हम U से दिखाते हैं। अब हमें निकालनी है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज निकालनी है। इसका आवर्धन भी, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन है, M भी निकालना हमें। तो आपको इसके लिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेंस की बात चल रही है। तो लेंस में आपको फॉर्मूला याद रखना है, माइनस वाला होता है और दर्पण में प्लस वाला होता है। यहाँ पे लेंस है तो माइनस वाला लगाएंगे। 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। इसमें अब आप देख रहे हो आपको फोकस दूरी भी पता है, आपको U भी पता है, तो आप V कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे V को कैलकुलेट करेंगे, U को इधर ले गए हम, प्लस का हो गया U हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस, ये U जो है हमेशा जो माइनस ही होगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाएगा और उस तरफ क्या होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो इसलिए ये U जो है हमेशा माइनस ही लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी लेंस हो आपका, ये आपको याद रखना है। और 1/F फोकस दूरी जो है हमारी यहाँ पर कितनी दे रखी है? यहाँ पे फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब कैलकुलेट करके आपका V आ जाएगा, क्योंकि ये बाय में है तो लास्ट में हम इसको उलट देंगे तो V आ जाएगा। इससे V का जो पॉजिटिव साइन दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। जो पॉजिटिव है साइन, तो उससे पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का मतलब इमेज जो बनती है, परछाई जिसको आप हिंदी में कहते हो, लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आपको निकालना है M। M क्या होता है? मैग्निफिकेशन, आवर्धन H'/H, और इसको हम V/U भी लिखते हैं। ये पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे हम, क्योंकि लेंस में जो है आवर्धन पॉजिटिव आता है और दर्पण में नेगेटिव आता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपका H' आपने निकालना है। आपको H भी पता है, आपको V भी पता है। V आपने निकाल लिया, U आपको पहले से पता है। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से आपका M आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आया, यहाँ पे H' आया, और फिर M आपको निकालना है V/U। तो आपका ये आ जाएगा आवर्धन। ठीक है, यहाँ से आपने क्या निकाली है? क्योंकि आपने यहाँ से निकाली थी प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज भी निकालना था, तो H' निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद देखो, किरण आरेख बनाइए और अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की प्रकृति लिखिए। जब वस्तु को C पर रखा जाता है, जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो क्या होएगा बेटा? यहाँ पर उसी के साइज का प्रतिबिंब बनता है। आप देख रहे हो बिल्कुल उसके साइज का। ये वस्तु, ये C है, ये F है, ये P है, ये आपका C है। यहाँ पे वस्तु को हमने रखा, वस्तु को हमने माना AB, और ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है A', B'। अब जब आप की किरण समांतर जाती है, पैरेलल जाती है मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन जो हमारी है ये मुख्य अक्ष है, और ये जब इसके पैरेलल जाती है तो ये फोकस में से वापस पास होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, और यहाँ से A में से पास करोगे, ये सीधे ऐसे जाएगी, तो ये दोनों यहाँ पे F पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसके बाद यहाँ से आपको देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुई है? इसकी इमेज प्राप्त हुई है, और इसको हमने नाम दिया A', B'। और
नेक्स्ट है आपकी पोजीशन पी और एफ के बीच में। तो देखिए पी और एफ के बीच में ऐसी आपकी ये बनेगी, और इसमें जो ये है आभासी बन रहा है आपका प्रतिबिंब। आभासी क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये आपका जो है इमेजिन करा है आपने, असली में नहीं बन रहा है ये आप डॉटेड लाइन इसको एक्सटेंड करके देखोगे तब आपको ये नज़र आएगा। यहाँ पर आपको कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया है। वास्तविक होता है अगर आपका दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है और ये दर्पण के पीछे बना है, तो ये हो गया आपका आभासी। और कैसा है, सीधा, क्योंकि ये वस्तु भी आपकी ऊपर है और ये इमेज भी आपकी ऊपर है। और यहाँ पर क्या था, वस्तु ऊपर थी और इमेज नीचे थी, तो इसलिए इसको हमने कहा उल्टा। याद रखना आपको। और प्रतिबिंब जब दर्पण के सामने बनेगा, ये दर्पण के सामने बना है तो इसलिए ये वास्तविक है, और ये पीछे बना तो इसलिए इसका नाम आभासी है। और यहाँ सीधा क्यों है, क्योंकि ये इमेज, जो इमेज बनी है ये भी वस्तु ऊपर रखी है, तो ये भी इमेज भी ऊपर बनी है, इसलिए इसको हमने सीधा कहना है। अब अगला है निम्नलिखित में से क्या उपचयन को रोक सकता है। तो क्या रोक सकता है, प्रतिऑक्सीकारक, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। तो ये क्या रोक सकता है, उपचयन को रोक सकता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का याद रखना आपने, क्वथनांक सबसे अधिक है। हीरे का क्या था, अपवर्तनांक सबसे अधिक था, और यहाँ पे क्या अधिक है, क्वथनांक सबसे अधिक है। नेक्स्ट है एक प्रकार की दवा है जिसका उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है। अपच का मतलब है जब आपको खाना नहीं पच रहा, आपके पेट में दर्द ज़्यादा हो जाता है, तो आप कि इसका मतलब है आपके पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो गया, इसके लिए आपको एंटासिड का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वो जो आपके पेट में ज़्यादा एसिड बना हुआ है उसकी अम्लता को दूर कर देता है, उसे उदासीन कर देता है और आपके पेट का दर्द ठीक हो जाता है। उस विलायक का नाम बताइए जिसमें आयनिक यौगिक अघुलनशील होते हैं। तो केरोसिन या तेल या पेट्रोल कह सकते हैं हम इसको। विलायक है ये जिसमें आयनिक यौगिक अघुलनशील होते हैं। अब ऐसे 15 क्वेश्चन है। प्रश्न में 2 कथन है, अभिकथन है और कारण है। ये आपको कई बार बता दिया मैंने बेटा, दोनों को चेक करना है कि दोनों सही है या गलत है। तो पहला हमारा है शुष्क कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ए आपका सत्य है और आर सत्य है, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा डी। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का एक नामांकित आरेख बनाइए। ये आरेख मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप इसको अच्छी तरह से नाम याद कर लेंगे और बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलेगी, वो निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब कह रहा है आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब इसमें आपको लिखना है Fe। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको जब हमने इसके साथ क्रिया बनाई तो हम क्रिया कराई तो ये बन गया आयरन सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका उस मिश्र धातु का नाम बताइए, और करके है, इसके घटक लिखिए, इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो मिश्र धातु का नाम हम ले रहे हैं स्टेनलेस इस्पात है, और ये किस किस से मिलकर बनी है। घटक होते हैं जिससे मिलकर बनती है लोहा, निकल और क्रोमियम से। उपयोग क्या है, ये जंग रोधक वस्तु निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक ही उपयोग पूछा तो एक ही लिखना है बेटा। घटक लिखने हैं किस किस से मिल, तो ये है लोहा, निकल, क्रोमियम। और मिश्र धातु हमने ली है स्टेनलेस इस्पात। अगला है अपघटन अभिक्रिया के 3 उदाहरण लिखिए। अपघटन मतलब जिसमें चीज़ का अपघटित हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। तो ये आपके हैं ब्रेक के CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने करा तो ये ऊष्मा दी, गर्म किया तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका वाटर है। वाटर पे जब हमने विद्युत धारा गुजारी तो ये बन गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई। नेक्स्ट आपका है सिल्वर क्लोराइड है। जब इसको सूर्य का प्रकाश मिला तो ये सिल्वर और क्लोराइड में, क्लोरीन गैस में डिवाइड हो गई। ठीक है। ये है आपके अपघटन अभिक्रिया के 3 उदाहरण, यानी कि इसको हम इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। बेकिंग सोडा के 3 उपयोग लिखने हैं आपको। बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, इसका एंटासिड के रूप में होता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके आराम पहुँचाता है। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था एंटासिड, तो मैंने आपको बताया था पेट में अम्ल की अधिकता हो जाती है, और ये जो एंटासिड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और ये इनको उदासीन कर देता है, तो ये हमें पेट में आराम पहुंचाता है। और सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक होता है आग बुझाने का यंत्र बेटा, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है।
अब ये है विरंजक चूर्ण क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इसके उत्पादन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा या क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना अब क्या होता है बेटा, आप जो घर में लाते हो पहले वो आपका चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसमें जब आप वाटर डाल देते हो तो बुलबुले उठ जाते हैं, उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो बन जाता है आपका बुझा हुआ चूना, बुझ जाता है वो। पहले उसमें क्रिया होती है, जब सीधा चूना लाते हो वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है और उसमें आप क्या मिला देते हो, पानी मिला देते हो। घर पे आके कभी आपने सफ़ेदी की हो तो आपको पता होगा बेटा। तो ये इससे आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये तो होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना और ये होता है आपका बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये आपका बुझ जाता है जब इसमें हम पानी गेर देते हैं, रिएक्शन हो जाती है, तो ये बुझा हुआ चूना कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे हमने क्लोरीन की क्रिया करी, तो ये यहाँ पे लिखा है क्लोरीन की क्रिया द्वारा, तो फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, विरंजक चूर्ण। ये होता है CaOCl2, इसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, और फिर इसमें क्या निकला, H2O, वाटर भी प्राप्त हुआ हमें। अब समजातीय श्रेणी कीटोन के पहले 5 सदस्यों के नाम और संरचनाएं लिखनी है हमें, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है, यानी कि CO आना चाहिए इसमें बीच में। अब प्रोपेनोन है, तो यानी कि कार्बन कितने, मिथ इथ प्रो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, स्टार्टिंग से आपको याद रखना, मिथ इथ प्रो ब्यूट। अब क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोप देना है, यानी कि 3 कार्बन लगाने हैं, वो ग्रुप के साथ होंगे कार्बन, उसको भी हम कंबाइन कर लेंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गए 3 आपके। तो आपने इस तरह से लिखना है। अब अगला ब्यूटेनोन है, तो 1 कार्बन और बढ़ा दीजिए, तो CH2 बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हो हर किसी नाम में CH2 बढ़ता जाएगा। पेंटेनोन, इसमें 5 कार्बन होने चाहिए। हेक्सेनोन, इसमें 6 कार्बन होने चाहिए। और इसमें हेप्टेनोन, इसमें 7 कार्बन होने चाहिए कीटोनिक ग्रुप को मिला के। तो ये है आपके 5 कीटोनिक ग्रुप के सदस्य हैं ये। नेक्स्ट है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ये मैंने आपका आंसर यहाँ लगा दिया, आप ये देख सकते हैं बेटा और इसको याद कर सकते हैं, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि। अब मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क होता है बेटा, जो सोचने का काम करता है। मानव मादाओं में कौन सा गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, वाई गुणसूत्र नहीं पाया जाता। मानव मादाओं में कौन सा गुणसूत्र, XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, और आपके नर में पाए जाते हैं X और Y। तो इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता, Y नहीं पाया जाता मादा में। वृद्धि हार्मोन डैश ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि। ये आपको याद रखना है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा होता है। और आपको बताया था एड्रेनलिन हार्मोन, पिछले पेपर में, ऐसे याद रखना आपको, एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, और इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये आपको 3 याद रखने हैं, इंसुलिन अग्नाशय नामक ग्रंथि से, और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, और एड्रेनलिन हार्मोन था अधिवृक्क ग्रंथि से। अब गुरुत्वानुवर्तन क्या है, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की अनुक्रिया से प्ररोह और जड़ों की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की अनुक्रिया से प्ररोह और जड़ों की वृद्धि को क्या कहते हैं, हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अब यही वो है अभिकथन और कारण है, आपको नीचे दिए गए विकल्प का चयन करना है। उत्सर्जन भोजन के टूटने की प्रक्रिया है, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि उत्सर्जन में क्या होता है, हमारे शरीर से अपच पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। वृक्क उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आपका पहला सत्य है और दूसरा सत्य है, तो आप लगाएंगे यहाँ पर पार्ट नंबर आपका कौन सा आएगा। ये देखो बेटा, यहाँ पे आपका पहला आया असत्य और दूसरा आया है सत्य, तो ये आएगा आपका D ऑप्शन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला सत्य है और दूसरा सत्य है। नेक्स्ट है आपका, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। अजैव निम्नीकरण होता है बेटा जिसको जो नष्ट नहीं होता है वो होगा, इससे क्या होगा, नाले नालियों में अवरोध हो जाएगा, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ होती है हमारी, पॉलीथीन्स होती है ना, और मृदा प्रदूषण हो जाएगा, इससे मिट्टी का प्रदूषण भी हो जाएगा। मानव शरीर में जैव अवर्धन हो जाएगा और प्लास्टिक जैसे पदार्थों को निगलने से शाकाहारी जंतुओं की मृत्यु तक भी हो सकती है।
इसके बाद है ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में कमी की गई है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहित रेफ्रिजरेटर का निर्माण। पहले जो रेफ्रिजरेटर होते थे, फ्रिज होते थे, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती थी, लेकिन अब उसको हमने हटा के दूसरी गैस भर दी है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होती अब, इसलिए लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहित रेफ्रिजरेटर का निर्माण। अब है बीज अंकुरण का एक नामांकित आरेख बनाइए। ये आपका मैंने बीज अंकुरण का एक चित्र बना दिया है, यहाँ पे लगा दिया है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और इसके नाम याद कर सकते हैं। पेपर में आपको ऐसे ही नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेसेंटा की संरचना को स्पष्ट कीजिए। यह एक तस्त्री नुमा संरचना तस्त्री की तरह होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं और माँ के उत्तकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं, मतलब ढकते हैं। यह माँ से भ्रूण को पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं। माँ तो क्या करते हैं, भ्रूण को जो माँ के अंडाशय के अंदर भ्रूण होता है उसको पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या और विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन की व्याख्या। तो ये मैंने यहाँ पे आपके आंसर लगा दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो इनके आंसर ये हमारे पास नीचे हैं, तीनों के आंसर हैं। ये आपकी है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की है। ये मटर के पौधे वाला मेंडल वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपकी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वाला, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, क्योंकि 5 नंबर का है इसलिए बेटा आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आंसर। अब छोटी क्लास की तरह नहीं लिखना आपने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वाला आंसर हो गया। ये मेंडल ने जो दिखाया प्रभावी लक्षण होते हैं और तो ये मेंडल के आ गए, मेंडल वाला क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ तक रहेगा आपका ये आंसर मेंडल वाला। और इसके बाद जो है वो लास्ट वाला बिल्कुल आपका और के बाद जो आपका क्वेश्चन है ग्लूकोज वाला जो है ये ग्लूकोज वाला आपका पूरा आंसर है। तो इसका क्वेश्चन ग्लूकोज वाला, ये याद रखना आपको, ग्लूकोज वाला, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं जा रहा ऊपर बेटा, मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का आंसर है, ठीक है। ये आपका प्रकाश संश्लेषण वाला, ये मेंडल वाला, ठीक है, ये मेंडल वाला है और ये प्रकाश संश्लेषण वाला है। तो प्रकाश संश्लेषण, जिस हिंदी मीडियम वाले बच्चे केवल हिंदी में लिखेंगे बेटा, इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका 30 का आंसर है ये, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये आपका है 30, क्वेश्चन 30 का है प्रकाश संश्लेषण वाला, प्रकाश संश्लेषण। और ग्लूकोज वाला है आपका प्रकाश संश्लेषण के बाद है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, ऊपर से ही शुरू हो रहा है ये आपका, ये पेज ऊपर रह गया था एक, तो ये आपका पूरा लंबा है आंसर, यहाँ पे यहाँ तक है आपका प्रकाश संश्लेषण वाला। उसके बाद आपका मेंडल वाला है, मेंडल वाला आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है, ठीक है। और ये और के बाद वाला है आपका 30 वाला, 30 क्वेश्चन 30 का जवाब है, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर के हैं तो बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे आपको, और ऑप्शन में जब और में होता है तो आपको कोई एक ही क्वेश्चन करके आना है। ओके बेटा, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय बेटा।